वेलकम फ्रेंड्स। आज हम BST क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 5 जो हमने पिछले वीडियोस में चालू किया था, जो कि व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के ऊपर है, इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम इन्होंने बताया कि जैसे कि पहले पारंपरिक जो वितरण चक्र था उसके अंदर उत्पादन होता था, फिर थोक विक्रेता जाता था, फिर खुदरा व्यापार यानी कि जो आपका रिटेलर होता था उसके पास जाया करता था, फिर उपभोक्ता को मिलता था। अब क्या हो गया, उत्पादन से थोक विक्रेता बच के सीधा खुदरा व्यापारी के पास आ रहा है और उपभोक्ता को मिल रहा है। इसके अलावा आजकल ये और ई-कॉमर्स हो गया कि उत्पादन सीधा उपभोक्ता को मिल रहा है। इन दोनों की ज़रूरत अब इसमें नहीं रह गई है, घटता जा रहा है चक्र। आदेश स्वीकृति प्राप्त करते समय क्रेता को क्रेडिट कार्ड संख्या, कार्ड जारीकर्ता एवं कार्ड की वैधता अवधि जैसे कि वितरण के विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करवाने होते हैं। विकल्प के रूप में ई-कॉमर्स तकनीक आज क्रेडिट कार्ड सूचना के ऑनलाइन प्रसंस्करण की अनुमति तक भी प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड विवरणों को दुरुपयोग से बचाने के लिए आजकल खरीदारी माल सांकेतिक शब्द तकनीक जैसे कि नेटस्केप से कर रहे हैं। ऐसा भी आजकल पॉसिबल हो गया है। एक महत्वपूर्ण औजार सांकेतिक शब्द द्वारा कूट लेखन विधि है, जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मतलब कि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ताकि कोई चोरी ना कर सके उसकी, से परिचित कराएंगे आगे। डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। डाटा चाहे कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहित हो या फिर मार्ग में हो, अनेक जोखिमों से आरक्षित होता है। महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ स्वार्थी उद्देश्यों अथवा सिर्फ मजाक के लिए चोरी अथवा संशोधित कर ली जाती है। वायरस और हैकिंग जिसमें कॉमन है। वायरस, इसका अर्थ है कि महत्वपूर्ण सूचना की घेराबंदी, अवरोध करना। वास्तव में वायरस एक प्रोग्राम यानी आदेश की श्रृंखला होती है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणाली में करता रहता है, मतलब अपने आप को रिपीट करता रहता है। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव क्षेत्र स्क्रीन प्रदर्शन में मामूली छेड़छाड़। स्तर 1 का वायरस से लेकर कार्य प्रणाली में बाधा डालना स्तर 2 का वायरस माना जाता है। लक्षित डाटा फाइलों को में क्षति पहुंचाना स्तर 3 का वायरस। सूचित प्रणाली को क्षति पहुंचाना स्तर 4 का वायरस माना जाता है होती है। एंटीवायरस प्रोग्रामों की स्थापना एवं समय समय पर उनको नवीनीकरण और फाइलों एवं डिस्कों को एंटीवायरस द्वारा जांच आपकी डाटा फाइलों, फोल्डरों और कंप्यूटर प्रणाली को वायरस से हमले से बचाती है। मतलब उसको बार बार अपडेट करते रहो, उसको स्कैन करते रहो। प्रसारण के दौरान डाटा अवरुद्ध हो सकते हैं। इसके लिए क्रिप्टोग्राफी यानी कि कूट लेखन विधि के ऊपर हम जिक्र किया था, इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी से आशय सूचना बचाव की उस कला से है जिसमें उसे एक अपठनीय, मतलब जब पढ़ने लायक नहीं रहता, ऐसे में कन्वर्ट कर देते हैं प्रारूप, जिसे साइबर उद्धरण यानी कि साइबर टेक्स्ट कहते हैं, में बदल दिया जाता है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास गुप्त कुंजी यानी कि उसका पासवर्ड होगा, वही संदेश को स्पष्ट कर सामान्य उद्धरण यानी कि प्लेन टेक्स्ट में बदल सकता है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे की जोखिम। यानी कि सूचना जब एक बार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो वह निजी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकल जाती है और तब इसकी नकल होने में रोकना मुश्किल हो जाता है। इस तरह प्राप्ति छोर पर आपके पास बेकार रद्दी डाक प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय बचता है। सफल ई व्यवसाय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन दो कौन कौन से होते हैं? ई व्यवसाय के लिए वेबसाइट के विकास, संचालन, रखरखाव, वृद्धन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं, पर फॉर्म की स्थिति में वेबसाइट कहलाती है। बाह्य स्रोतीकरण, तो अब उसके बारे में एक अलग कंसेप्ट चैप्टर में आ रहा है, जो लास्ट है चैप्टर का कंसेप्ट, यानी कि आउटसोर्सिंग कराना। बाह्य स्रोतीकरण संकल्पना क्या है? बाह्य स्रोतीकरण उस दीर्घावधि अनुबंध संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें सामान्यतः व्यवसाय की द्वितीयक, गैर मुख्य और बाद में एक मुख्य गतिविधियों को आबद्ध, मतलब कि बिना किसी रुकावट के, अथवा तृतीय पक्ष विशेषज्ञों को उनके अनुभव, निपुणता, कार्यकुशलता और यहाँ तक कि निवेश से लाभान्वित होने के विचार से किया जाता है। बाह्य स्रोतीकरण से संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित होता है, यानी कि उसको बाहर किसी बंदे को देना। बाह्य स्रोतीकरण का अर्थ है वह सब बाहर से लाना जो कि अब तक आप अपने आप ही कर रहे थे, मतलब काफ़ी आउटसोर्सिंग की जाती है। जो बिजनेस से थोड़ा हट के काम होता है उसको आजकल आउटसोर्सिंग करा ली जाती है ताकि बिजनेस के मेन काम पर फोकस किया जा सके। उदाहरण के लिए अधिकतर कंपनियों ने अभी तक
अपने स्वयं के सफाई कर्मचारी अपने परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई और संपूर्ण देखभाल के लिए रखे हुए थे। इस प्रकार साफ सफाई और देखभाल का कार्य स्वयं किया जाता था, परंतु बाद में अनेक कंपनियों ने इन गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण प्रारंभ कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने संस्था की इन गतिविधियों के लिए बाहरी एजेंसियों को अनुबंधित कर लिया, मतलब उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आप ये काम खुद कर दीजिए। सामान्यतः द्वितीयक गैर प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का ही बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। साफ सफाई और देखभाल कार्य अधिकतर संस्थाओं के लिए गैर मुख्य द्वितीयकरण कार्य होते हैं। देखभाल हाउसकीपिंग एक होटल की मुख्य गतिविधि है। कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी जो कि कंपनी के मूल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मुख्य एवं महत्वपूर्ण होंगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी किस व्यवसाय में है। उदाहरण के लिए एक विद्यालय का उद्देश्य पाठ्यचारी और सहपाठ्यचारी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का विकास है। स्पष्ट रूप से यह गतिविधियां मुख्य गतिविधि मानी जाती है। जलपान गृह, कैंटीन अथवा पुस्तकों की दुकान चलाना विद्यालय के लिए गैर मुख्य गतिविधियां हैं। प्रारंभ में सिर्फ गैर मुख्य गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण करती है, परंतु बाद में जब वह परस्पर निर्भरता का प्रबंध करने में सहज हो जाती है, तब वे अपनी मुख्य गतिविधियों को भी बाहर से भी करवाने के लिए चालू कर देती है। उदाहरण के लिए विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था से अनुबंध कर सकता है। ऐसा आजकल होता भी है। प्रक्रियाओं एवं बाह्य स्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष के भी हो सकता है, जैसे कि वेतन प्रपत्र, मानव संसाधन, लेन देन लेखों और देनदारी लेखों का प्रबंधन, लेखांकन एवं वित्त, ग्राहक सहायता, शिकायत निवारण, विपणन। यदि इन प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण किया जा सकता है तो और उन व्यवसाय इकाई जो कि इसी कार्य के लिए सृजित हुई हों को भेजा जा सकता है, तो इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों के दोहराव से बचा जा सकता है। मतलब कि उसका दोहराव नहीं किया जाएगा, आप सारा काम बाहर वालों से ही करवा लोगे। कार्यकुशलता के दोहन और बड़े पैमाने पर एक ही गतिविधि में के एक अथवा कुछ चयनित स्थानों पर निष्पादन से मितव्ययता हो पाती है, मतलब कि आपका पैसा भी बचता है, जिससे परिणामस्वरूप लागत में महत्वपूर्ण कमी आती है। कुछ गतिविधियों का आंतरिक निष्पादन यदि पर्याप्त रूप से विशाल हो तो फर्म के लिए यह लाभप्रद होगा कि उसका एक आबद्ध सेवा प्रदाता हो, अर्थात ऐसा सेवा प्रदाता जो इस प्रकार की सेवा सिर्फ एक फर्म को उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित हुआ हो। जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जीई जिसे हम कहते हैं, भारत में स्थापित एक विशालतम आबद्ध व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण इकाई है जो विशेष प्रकार की सेवाएं अमेरिका स्थित इसकी अभिभावक कंपनी के साथ ही संसार के अन्य भागों में स्थित इसकी सहायक कंपनियों को प्रदान करती है। ऐसा वो करती है, इसी चीज़ के लिए बनी है वो। तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता वह व्यक्ति फर्म होती है जिसकी कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि मानव संसाधन इत्यादि में विशेषता होती है, जैसे कि उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग हमें करवाना है कुछ स्टाफ का, तो उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड होती है, और वह अपनी सेवाएँ ग्राहकों को एक बड़े वर्ग को जो कि पूरे उद्योग में फैले होते हैं उपलब्ध करवाती है। इस तरह के सेवा प्रदाता बाह्य स्रोतीकरण की शब्दावली में समस्तर कहलाते हैं, यह नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा वह केवल एक या दो उद्योगों में विशेषज्ञ हो सकते हैं और उनके लिए गैर मुख्य से लेकर मुख्य तक अनेक प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं। यह ऊर्ध्वाधर भी कहलाता है। बाह्य स्रोतीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दूसरों की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ उठाना। विद्यालय, कंपनी एवं अस्पताल जैसी संस्था अपनी जलपान गतिविधि यानी कि जो होटल की जो कैंटीन वगैरह होती है का बाह्य स्रोतीकरण ऐसी खानपान और पोषण फर्मों को कर सकती है। यह आपको अपने निवेश को सीमित करने और अपनी मुख्य प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति को प्रदान करता है। मतलब आप मेन अपनी जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उस पर फोकस कर सकते हो, बाकी चीज़ों को आउटसोर्स करवा सकते हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बाह्य स्रोतीकरण तेजी से व्यवसाय की एक उभरती पद्धति बनता जा रहा है। अब देखो बाह्य स्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं के प्रकार क्या है। एक तो आबद्ध सेवा प्रदाता होता है, तृतीय सेवा प्रदाता जो मैंने अभी देखा था, जो ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है और समस्तर भी हो सकता है। दोनों में ऊपर बात की है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोनों के बारे में।
बाह्य सूत्रीकरण की जो स्थिति उसे व्यवसाय की उभरती पद्धति के रूप में माने जाने योग्य बनाती है, वह मूलभूत व्यवसाय नीति और दर्शन के रूप में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता, जो कि इससे पहले की सभी कुछ स्वयं करने के दर्शन के लिए विपरीत है। बाह्य सूत्रीकरण का कार्यक्षेत्र, इसमें देखिए 4 प्रमुख खंड सम्मिलित होते हैं: संविदा उत्पादन, संविदा शोध, संविदा विक्रय एवं सूचना विज्ञान। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य सूत्रीकरण उद्योग का लगभग 70% राजस्व कॉल सेंटरों से आता है, 20% उच्च आयतन निम्न मूल्य डाटा कार्य से और बाकी 10% उच्च मूल्य सूचना कार्य से आता है। ऐसा इसमें होता है। बाह्य सूत्रीकरण की आवश्यकता की होती है देखिए कम लागत पर उच्च गुणवत्ता का वैश्विक प्रतिस्पर्धी दबाव पड़ना, इसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करवाना चाहते हैं। सदा मांग करने वाले ग्राहक और उदयमान तकनीकी व्यवसाय प्रक्रियाओं की ओर पुनर्दृष्टि अथवा पुनर्विचार के लिए अग्रसर करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं, जिसकी वजह से हम आउटसोर्सिंग करवाते हैं। किसी दबाव के कारण नहीं, अपितु पसंद चुनाव के कारण ही होता है। ऐसा ध्यान केंद्रित करना मतलब कि व्यवसाय की मेन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक फर्में भी कुछ ऐसे क्षेत्रों जिनमें उसके पास विशिष्ट क्षमताएं एवं सामर्थ्य उपलब्ध है में ध्यान केंद्रित कर अपनी बची हुई गतिविधियों को अपने बाह्य सूत्रीकरण साझेदार को सौंपने की महत्वता को महसूस कर रही है। आजकल उन्हें यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या उन्हें उत्पादन एवं विपणन संस्था कहा जाए। इस प्रकार व्यवसाय के कार्य क्षेत्र को सीमित करना, उन्हें अपना ध्यान और संसाधनों की बेहतर कुशलता प्रभावपूर्णता के लिए केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। उत्कृष्टता की खोज, बाह्य सूत्रीकरण 2 प्रकार से फर्मों को उत्कृष्टता हासिल करने में सहायक होते हैं। एक, फर्म उन गतिविधियों की उत्कृष्टता हासिल कर सकती है जिनमें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा काम अच्छा कर सकती है। दूसरा, वह अपनी बाकी बची हुई गतिविधियों को संविदा उन लोगों को प्रदान कर जो कि उन्हें निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, अपनी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। मतलब मेन चीज़ों पर फोकस करके। लागत में कमी, प्रतिस्पर्धा दबाव के कारण जब कीमतें कम हो रही हों और अस्तित्व और लाभप्रदता बनाए रखने की एकमात्र तरीका लागत में कमी करना ही होता है। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, गुणवत्ता में सुधार के अलावा लागत में भी कमी करने का उनको जरूरत होती है। ऐसा बाह्य सूत्रीकरण से ज़्यादा हो सकता है। साझेदार को बृहद पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण होता है, क्योंकि यह एक ऐसी सेवा अन्य अनेक संगठनों को प्रदान करते हैं। विभिन्न देशों में फैले उत्पादन के संसाधनों की कीमतों में अंतर भी लागत की कमी लाने में वाला एक कारण बन जाता है। गठजोड़ द्वारा विकसित, यानी कि इस तरह आप तीव्र गति से विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि निवेश योग्य कोषों की एक धनराशि के परिणाम स्वरूप वृहद संख्या में व्यवसाय सर्जित होंगे, बड़े बड़े व्यवसाय सर्जित हो जाएंगे। शोध एवं विकास के बाह्य सूत्रीकरण के लाभ भी उठा सकती है। अधिक विकास को प्रोत्साहन करना, यानी कि बाह्य सूत्रीकरण उसमें अधिक देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर, यानी कि ऑफ शोर बाह्य सूत्रीकरण अभी तेज मेजबान देशों अर्थात वह देश जहां से बाह्य सूत्रीकरण किया गया है में उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देता है। उदाहरण के लिए भारत में अकेले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार और निर्यात में ऐसी आश्चर्यजनक हुई है जहां तक सॉफ्टवेयर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सेवाओं में वैश्विक बाह्य सूत्रीकरण का संबंध है। हम निर्विवाद रूप से अग्रणी रहे हैं। हमने काफ़ी इसमें विकास किया है। बाह्य सूत्रीकरण के देखो सरोकार क्या होता है, गोपनीयता, एक सबसे बड़ी बात में गोपनीय रहता है। बाह्य सूत्रीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यह सूत्रीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता है और उदाहरण स्वरूप वह इसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है। ऐसा वो कर सकता है बीच में, तो यह उस पक्ष के हितों की हानि को बचा सकता है। फिर नेक्स्ट है परिश्रम, यानी कि स्वीट खरीदारी। व्यावसायिक फर्में जो बाह्य सूत्रीकरण करवाती है अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती है। वह मेजबान देशों की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती है। अधिकतर यह देखा गया है कि चाहे वह उत्पादन क्षेत्र हो या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिस कार्य का भी बाह्य सूत्रीकरण किया जाता है वह उस प्रकार का घटक अथवा कार्य होता है जो कि एक बेलोच
निर्धारित प्रक्रिया पद्धति के अनुपालन के लिए आवश्यक कौशल से परे बाह्य सूत्रीकरण साझेदार के सामर्थ्य एवं क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर पाती है। ऐसा इसमें होता है, वह चिंतन कौशल के विकास के बजाय कार्य कौशल में होता है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्होंने इसी चीज़ को बताया जो हमने ऊपर पढ़ा है, गैर सूचना प्रौद्योगिकी की पार्श्व, ये सब इसमें करवा सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पार्श्व और ग्राहक उन्मुख में मुख्य रूप से बैंकिंग और बीमा रहता है, और इसके अंदर मानव संसाधन और लेखांकन रहता है, और यहाँ स्वर आधारित में अन्य बंद और बाह्य बंद भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं नैतिक सरोकार। बाल श्रमिकों औरतों से फैक्ट्रियों में कार्य करवाना जाता है जबकि अपने देश में यह ऐसा बाल श्रम पर रोक लगाने वाले सख्त कानून की वजह से नहीं कर सकती, तो बाहर के देशों से करवा लेती है। तो क्या ऐसे देशों में जहां बाल श्रम और गैर कानूनी नहीं है, या फिर वहां कानून कमज़ोर है, लागत कम करने का यह तरीका नैतिक है? बिल्कुल नैतिक नहीं है, कि बाहर से अगर आप करवा रहे है तो गलत। वो इस प्रकार कार्य का बाह्य सूत्रीकरण उन देशों से को कराना है जहां लिंग के आधार पर मजदूरी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। क्या ये नैतिक है? बिल्कुल नैतिक नहीं है। ये तो गृह देशों में विरोध हो जाता है। इसके फलस्वरूप गृह देश अर्थात कि वह देश जहां से नौकरियां बाहर भेजी गई है में विरोध पनप सकता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब देश बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त हो रहा हो। तो ये चैप्टर आपका इसमें यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।